नमस्कार। पिछली बार मदर सन रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और उसका समाधान कैसे किया जाए इस पर बातचीत शुरू की थी। आज भी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। कुछ पहलू जो रह गए थे, कुछ बिंदु जो रह गए थे, उन पर थोड़ी सी और बात करता हूँ। ये वैसे रिलेशनशिप तो काफ़ी डीप और कॉम्प्लिकेटेड है और इसके बहुत सारे लेयर्स हैं, क्योंकि अभी हम एक तरह से ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। यूरोप की समस्या अलग है, अमेरिका की अलग है, इंडिया की अलग है। इंडिया में जो बड़े शहर हैं उनकी समस्या अलग है, जो छोटे शहर हैं उनकी अलग है, और जो गांव में और शहरों के झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनकी अलग है। तो इकोनॉमिक कंडीशन से भी रिलेशनशिप के अलग अलग आयाम देखने और समझने को मिलते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पहलू पर जो है तो वैसे यूनिवर्सल, सब इकोनॉमिक कंडीशन पे अप्लाई होता है, लेकिन फिर कुछ कुछ अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस वाली फैमिली को थोड़ा सा हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। पहले तो ये देखना होगा कि बेटे के इमोशनल वेलनेस की पूरी जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है। अगर हम मॉडर्न टाइम्स के सिर्फ इस जन्म के दायरे में बात करें तो जैसे ही हम स्पिरिचुअली बात करेंगे तो फिर हमें पिछले जन्म में भी जाना पड़ता है और वहाँ मौजूद रिश्तों की समस्याओं को भी कैरी फॉरवर्ड करके देखना पड़ता है। खैर, फिलहाल हम इसी जन्म की समस्या को देखें तो बचपन से जो बच्चे का इमोशनल वर्ल्ड निर्माण हो रहा है उसमें कलेक्टिवली तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। उनका आपस में प्यार का रिश्ता, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका आपस में कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में जो एक बैलेंस है वो ये बहुत मायने रखता है। और उसमें पिता का अलग रोल है, लेकिन इमोशनल वर्ल्ड बनाने में माँ का रोल सबसे ज़्यादा पाया गया है। वो बेटा ही नहीं, बेटी के माइंड पर भी पूरा उतना ही इम्पैक्ट डालता है। अब हम बेटे के बारे में बात करें तो बेटे के जीवन की पहली स्त्री माँ है और वो माँ से अभिभूत है, माँ की तरफ आकर्षित भी है। उसे माँ शुरू में दोनों ही, माँ और बाप दोनों ही उसे भगवान जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें समस्या आनी शुरू होती है। पहली समस्या तब आती है जब फादर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं परिवार में, और ये हर जगह देखा गया है, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो मिडिल क्लास वर्ल्ड हो, चाहे वो अपर क्लास या जिसे हम सो कॉल्ड अमीरों का समाज कहते हैं वहाँ का जगत हो। पिता की वजह से थोड़ी थोड़ी समस्याएं आनी शुरू होती हैं, क्योंकि शादी जब हुई होती है आदमी औरत की तब स्त्री और पुरुष के बीच एक तरह का रिश्ता होता है। बच्चा आने से वो अटेंशन डिवाइड हो जाता है माँ का, औरत का, और पिता अपने आप को उतना वैल्यू से भरा हुआ नहीं पाता, उतना रिस्पेक्टफुल भी नहीं पाता। उसको साफ बहुत से मामलों में ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है सटल वे में कि अब ये औरत जो मेरी बीवी थी माँ बन के अब बच्चे पर ज़्यादा फोकस कर रही है, बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दे रही है और बच्चे को ज़्यादा वक्त दे रही है, और मेरी बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ से पिता के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जो पूरे परिवार पर अपना असर डालता है। तो वो कई बार उसका गुस्सा होना, कई बार उसका खींचना, कई बार उसका इरिटेट होना, उसमें बहुत से एरियाज़ हैं, बहुत से लेयर्स हैं इस प्रॉब्लम के। कई बार आदमी अपने औरत से एक प्रेम के मोमेंट की उम्मीद करता है, लेकिन वहाँ बच्चे का रोना, बच्चे को दूध पिलाना, या बच्चे के लिए माँ का थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना, उसको नींद नहीं आ रही है उसको सुलाना, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो पिता के मन में गुस्से का आना स्वाभाविक हो जाता है। और अगर वो रैशनल नहीं है तो उसको अपने छोटे मोटे सुखों के बीच में ये बेटे का होना तकलीफ देना शुरू करता है, जहाँ से समस्या की शुरुआत होनी शुरू होती है। और ये जो बाप बेटे के बीच में तनाव आ जाता है ये फिर देर तक चलता है। इसका असर पहले माँ पे पड़ता है और फिर बेटे पे भी पड़ता है। ये एक एरिया है जिस पर शुरू से ही
स्त्री पुरुष को काम करना, समझना, एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाते हुए चलना पड़ता है। अब इसकी अगर हम लेयर पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और आधुनिक समाज वैसा बिल्कुल है नहीं। इसमें पति का चुनाव भी फिर बहुत मायने रखता है। एक स्त्री को किस तरह के पति से शादी करनी चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है। आज ओपन सोसाइटी हो गई है, लव रिलेशंस हो रहे हैं और आप सिर्फ चेहरा मोहरा, थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन और जो रोमांटिक लव है उसके आधार पर विवाह में उतरते हैं, जहाँ लव मैरिजेस हैं। और जहाँ अरेंज मैरिजेस भी हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करके पात्र को नहीं चुना जाता है, ये भी एक दिक्कत है। खैर, बचपन में ऐसी शुरुआत होती है। उसके बाद जब बेटा टीनेज वर्ल्ड में आता है तब भी वो अपने माँ से प्रभावित ही रहता है और धीरे धीरे जब वो स्कूल से कॉलेज जाना शुरू करता है और ऑपोजिट सेक्स की तरफ उसका आकर्षण होना शुरू होता है, उसके दोस्त बन रहे हैं, हो सके तो गर्लफ्रेंड भी बन रही है। मैं बात कर रहा हूँ थोड़े से सक्सेसफुल समाज की और कुछ मिडिल क्लास की भी, क्योंकि मिडिल क्लास वर्ल्ड भी अब ऐसा ही हो रहा है। टीनेज में ऑपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती करना ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो यहाँ पर वो जिस लड़की से दोस्ती करता है उसका माँ के द्वारा अप्रूव होना या डिसअप्रूव होना ये बहुत मायने रखता है। बेटा बेटी दोनों के जीवन में, यहाँ हम सिर्फ बेटे की बात कर रहे हैं, खासकर बेटे के जीवन में वो जो भी कर रहा है, स्टडी से लेके सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, जो भी कर रहा है, अपना होमवर्क से लेके, प्रोजेक्ट से लेके, कल्चरल एक्टिविटीज़ से जो भी कर रहा है, उसमें उसे माँ का अप्रिसिएशन, माँ का अप्रूवल और माँ का प्राउड फील करना बहुत मायने रखता है। एक्चुअली दोनों का, माँ का भी और पिता का भी, लेकिन माँ का ज़्यादा रखता है। तो अगर माँ उसके काम से खुश नहीं है, माँ उसके रिजल्ट से खुश नहीं है, उसके छोटे मोटे प्रोजेक्ट से खुश नहीं है, उसके दोस्तों से खुश नहीं है, तो बेटे के मन में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होना शुरू होता है जो फिर देर तक चलता रहता है। तो ऐसा बेटा जिसे हम बाद में जब वो शादी करता है मामाज बॉय कहते हैं, वो उसकी बुनियाद रख दी जाती है। लड़के बड़े होकर जब शादी करते हैं और अक्सर जब अपनी बीवी के साथ डिसीजन लेने में थोड़ा सा परहेज करते हैं और पहले माँ से पूछना चाहते हैं, उसकी बुनियाद बचपन में रख दी जाती है। अब वो अचानक मामा से विरोध या मामा का रिबेलियन तो नहीं हो सकता। उसके लिए जो नई लड़की है, जवान लड़की जिससे वो शादी कर रहा है या जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कहीं गहरे में उसकी माँ की ही एक प्रकार का शैडो है, माँ का ही रिप्लेसमेंट है। तो जो इमोशनल वेलनेस या जो उसका इमोशनल मेकअप माँ के प्रति था, वो एज इट इज़ उसी गर्लफ्रेंड या बीवी के प्रति होना शुरू हो जाएगा। अगर वो माँ को खुश रखने के लिए आउट ऑफ द वे कुछ काम करता था तो वो बीवी के लिए भी करेगा, गर्लफ्रेंड के लिए भी करेगा। और अगर वो माँ का विरोध करता था छोटी उम्र में, टीनेज में, तो यहाँ भी वो करेगा। और अगर पिता की वजह से उस बेटे के जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन आई है माँ को लेकर, तो वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो छोटी उम्र में मदर हेटर हो गया है फादर की वजह से, कई बार ऐसा भी होता है, इसके केसेस पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तो वो वुमन हेटर हो जाएगा। उसका अपनी औरत के साथ एक मधुर संबंध नहीं बन पाएगा। वो फिजिकली या सेक्चुअली कनेक्ट तो हो जाएगा लड़कियों से, लेकिन वो अंदर हेट की भावना को लेकर चलता रहेगा, क्योंकि उसका माँ के साथ प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम की जड़ बहुत गहरे में बहुत सारी वजहें होती हैं, जिसमें माँ का भी जो सैंक्टिफाइड रिलेशनशिप है विद इन मैरिज, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन अभी वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज टूट चुकी है। शायद मेरी नज़र में 50% 40% फैमिलीज़ में तो टूटी गई है। आज के समाज में मिडिल क्लास और अपर क्लास और रिच क्लास समाज में शादी के बाद भी महिलाओं के, माताओं के भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं, या तो सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, या बॉयफ्रेंड्स हैं, घर में आना जाना ऐसे पुरुषों का रहता है जिनसे माँ का संबंध रहता है, जो पिता को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से घर में तनाव रहता है। ये बेटा सेंस करता है और ये सेंस करने से वो माँ के खिलाफ जाता तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हल्की सी घृणा का एक बीज उसके मन में पड़ जाता है, वो डिसलाइक करता है। रीज़न बहुत गहरा है। साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली, साइको स्पिरिचुअली बेटा बेटी दोनों
अपने माँ बाप को प्योर देखना चाहते हैं। ये ओवर द जनरेशन्स और समाज का जो एक कर्म बन गया है वो ऐसा ही है। दे नीड बोथ, चिल्ड्रन नीड द strength of mother and father collectively. That is what is more important. Only mother cannot handle everything. Only father cannot handle everything. So it has to be a very good combination of an ideal father and an ideal mother. Mothers, being a woman, they become very insecure if father is not faithful, if father is not economically well off, if father is not supportive, if father has a temper, if father has certain bad habits, then all these things create a negative world in the mind of mother, which reflects on her children, particularly son. So son, if he is living in a rich family or in a upper middle class family, he is troubled by those men who are not well accepted by his father. यहाँ से यहाँ एक बहुत ही गहरा कॉम्प्लिकेशन बेटे के मन में आ जाता है। इस पर साहित्य की जगत में, ड्रामा की जगत में बहुत से नाटकों के द्वारा भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मेरी नज़र में एडिपस एक प्ले था जो इसी माँ बेटे के संबंध को लेकर ही है, और उसी से मिला जुला एक नाटक है हैमलेट, बहुचर्चित नाटक है शेक्सपियर का। उसमें दूसरी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन रूट में वो मदर सन का ही एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। उसमें मूल समस्या क्या हुई है, बेटा जो है उसे अपने पिता के घोस्ट के द्वारा ये पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है, जिसमें उसके भाई और उसकी माँ शामिल थे, और माँ ने अब एक नया रिश्ता किया है उसके पिता के भाई के साथ, जो कि एक तरह से धोखा हुआ है। तो इससे हैमलेट का मन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी नाटक में आप देखेंगे बिकॉज उसका माँ के साथ प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड ओफीलिया के साथ भी अच्छा नहीं है। वो उसे शादी से समस्या हो गई है, उसे स्त्री से समस्या हो गई है, वो वुमन हेटर भी हो गया है एक लेवल पे। तो इस नाटक के ज़रिए हमें जो सबक लेना चाहिए वो ये है कि आज के समय में, आधुनिक समाज में, हर दूसरे या तीसरे घर में एक हैमलेट है जो अपने माँ के नाजायज़ रिश्तों से परेशान हो जाता है। बेटा खासकर, उसको वो स्वीकार नहीं होता। हाँ, अगर विधिवत तरीके से एक औरत ने दूसरा ब्याह किया है या एक रिश्ते में है और वहाँ वो औरत थोड़ी सी बैलेंस्ड है, उसका इमोशनल वर्ल्ड बेटर हो गया है, तो बेटा धीरे धीरे इस बात को समझते हुए एक्सेप्ट कर सकता है। वरना अगर मैन वुमन के एरिया में प्रॉब्लम्स हैं तो बेटे के माइंड में भी प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये एक जनरल मैंने एक बात कही जो बहुत से गरीब घर में भी देखा जाएगा, वहाँ चूँकि वहाँ भी नैतिकता आज समाप्त हो गई है या समाप्त हो रही है, और बड़े सक्सेसफुल घरों में भी देखा जाता है। तो इस तरह का बचपन बिताने से बेटे के मन में इस तरह के तनाव पैदा हो जाते हैं। फिर अगर दूसरे एंगल से देखें, माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर उसने अपने हस्बैंड की मदद के बगैर बेटे का पालन पोषण किया है तो वो बेटे को लेके ओवर पोजेसिव हो ही जाएगी, क्योंकि वो बेटा एक तरह से उसका पुरुष बन जाता है, वो एक तरह से सरोगेट हस्बैंड बन जाता है। फिर उससे वो छूटना नहीं चाहती, इसलिए वो, अगर हम फैमिली पॉलिटिक्स की बात करें तो इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि उसके बेटे की शादी ना हो। ये हर परिवार में, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, वहाँ देखा जाता है। क्यों कुछ लोग अपने, जिसको हम बोलेंगे कि माँ के दायरे से या उनकी पेरिफेरी से बाहर नहीं निकल पाते, उसका गहरा कारण यही है क्योंकि बचपन में और फिर टीनेज अवस्था में ये जो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ है, पैसे कमाना शुरू किया है, समाज में एक इज्जत उसको मिल रही है, तो और अगर घर में पुरुष नहीं है, मतलब बड़ा फादर नहीं है, तो स्त्री अपने आप को इस बेटे की एक प्रकार से बीवी ही समझने लगती है। तो वो अपने आप को कंप्लीट समझती है,
उसे अपना वर्ल्ड पूरा दिखता है, उसका संसार पूरा बन जाता है। फिर वो बेटे के जीवन में कोई नई औरत आए, इसमें व्यवधान भी क्रिएट करती है। और अगर आती है सामाजिक दबाव की वजह से, रिश्तेदारों के दबाव की वजह से अगर ऐसा होता भी है, तो वो प्रसन्नचित्त नहीं रह पाती, तो वो इस नई औरत की दुश्मन बन जाती है और कोई ना कोई कारण खोजती है इस नई औरत की, यानी बेटे की बीवी को डीमोटिवेट करना, डीमोरलाइज करना, एक तरह से उसे सताने की जो कोशिशें देखी जाती है परिवार में, वो भी इसी वजह से आती है। तो एक्चुअली जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो बहुत लंबा है, वो रूट में मैरिज ही इसका आधार है। अगर मैरिज में गड़बड़ियाँ हो गई हैं तो फिर धीरे धीरे ये बहुत एक लंबे समय तक चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, चूँकि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है इसलिए उसके अधिकार ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके पास कुछ हद तक, जिसे हम स्पिरिचुअल पावर कहें, वो आ जाते हैं। इसीलिए हमें अक्सर जो भारतीय चिंतन में ये बात कही जाती है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना है और माँ को भी आशीर्वाद देना है। ये जो एक कंपल्शन बनाया है, ये जो कल्चर का हिस्सा है, ये जाने अनजाने नहीं है, ये सिर्फ गुडी गुडी बात नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। बिकॉज वो मदर अगर कर्ज करती है तो वो कर्ज फलित होता है और हो सकता है। यहाँ पे मैं अपने रिसर्च और अपने ऑब्जर्वेशन से कहता हूँ कि जिस मदर ने बचपन में बहुत सेक्रीफाइस करके बच्चों को पाला है, वो ये पावर उसके अंदर आ ही जाता है कि वो अगर बुरा चाहे तो बुरा होगा। यहाँ तक कि वो अगर ये कल्पना करे कि ये मर जाए तो वो नियरली एक्सीडेंट में नियरली मर भी सकता है या मर ही जाता है, ऐसा होता है। और अगर वो उसका भला चाहे, वो अगर उसकी तरक्की चाहे, उसकी खुशहाली चाहे, उसकी संपन्नता चाहे, तो उसे ब्लेस करती रहे तो वो फलित होगा। चूँकि दरअसल माँ प्राइमरी क्रिएटर है, फादर एक तरह से कंट्रीब्यूटर तो है ही, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटर है 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसके शरीर से एक हिस्सा निकलता है, तो वो ही उसका अपना एक्सटेंशन है, तो उसका कनेक्शन डेफिनेटली ज़्यादा गहरा है। तो इसलिए उसके अंदर क्रिएटिव अगर पावर है तो डिस्ट्रक्टिव पावर अपने आप आ ही जाती है। तो कई बार जो औरतें ऐसा बोलती हैं कि मैं तो जो बोलती हूँ वो हो जाता है, और अगर माँ है तो वो हो ही जाएगा। तो इसीलिए भारत की जो पुरानी संस्कृति है उसने माँ को बहुत वैल्यू दी, इसी वजह से, बिकॉज शी हैज़ द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय एट द सेम टाइम। तो असल में माँ, ये यूनिवर्सल मदर बड़ी माँ है, और जो एक लौकिक मदर है वो छोटी माँ है, वो उसी का एक छोटा अंश है, छोटा रूप है। तो इसलिए पुराने समाज ने ये कोशिश की कि इस लौकिक मदर को स्ट्रेंथन करो, उसको सिक्योर करो, उसको स्ट्रेंथ दो, उसको थोड़ा पावर दो। बहुत पहले इसीलिए गोत्र माता का चलन था, मात्र शासित समाज का चलन था, पर वो टूट गया बिकॉज वो वॉरफेयर, जब क्षत्रिय वॉरफेयर था तो वो उसमें अपनी रक्षा कर नहीं पाती थी, इसीलिए बाद में बदल दिया गया। तो बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, पिछले 1000 साल तक ये सिलसिला चला रहा कि घर के अंदर पिता धन कमाए और औरत परिवार चलाए और बच्चों को संस्कार दे, उन्हें शिक्षा दे, उन्हें मजबूत बनाए। इमोशनल मजबूती एक रिक्वायरमेंट है जो मदर के ज़रिए ही मिलती है। ये कुल मिला के सारी बातचीत का निचोड़ है। और जो औरतें अपना काम करते हुए, करियर करते हुए ऐसा कर पाती हैं, दे आर एक्चुअली सुपर मॉम्स, नो डाउट, वी शुड सैल्यूट देम। लेकिन ये टफ टास्क है, सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो खैर, आज की इस वीडियो से जो भी कुछ नई बात बताई है मैंने, मदर एंड सन के दायरे में जो लोग अगर इसको समझ रहे हों, देख रहे हों, इससे अपने जीवन में कुछ तब्दीली ला सकें, उसको बेटर कर सकें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। नमस्कार।